नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे एक ऐसी जेनेटिक बीमारी की जो बच्चों को अपने ही माता पिता से विरासत में हासिल होती है और वह है डाउन सिंड्रोम। दोस्तों, मेडिकल साइंस की अगर हम बात मानते हैं तो हर बच्चा अपने माता पिता से 46 क्रोमोसोम हासिल करता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हासिल करने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो जाता है, जिसके चलते उसके माइलस्टोन जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास में कहीं ना कमी रह जाती है। और आखिर क्या कारण है इसका और क्यों हो जाती है ये बीमारी बच्चों में, क्या इससे बचा जा सकता है, इस पर आज हमें जानकारी देंगी जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट अमिता गुप्ता जी, डॉक्टर अमिता गुप्ता जी। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डाउन सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं आखिर जी है क्या, और बच्चों को विरासत में मिलने का जो कारण है वो क्या है। जी हमारी मनुष्य के शरीर में ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स हम बोलते हैं, और उसमें 22 एक और एक्स वाई वो हो गया 23rd पेयर। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम है इसमें 21 क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और टोटल 47 हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 21 ट्राइसोम। अब डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता कैसे है देखने में, जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमें थोड़ा सा एबनॉर्मल उसकी लुक्स लगती है। जैसे मोंगोलाइट फीचर जिसको बोलते हैं, आईज थोड़ी ऊपर की तरफ, और उसके बाद टांग थोड़ी मोटी मोटी होती है, जो उसके कान है वो थोड़े लो सेट होते हैं, नेक शॉर्ट होती है, और जो उसके हैंड्स है उस पर जो क्रीजेस होती हैं वो भी बड़ी डिस्क्रीट होती है। तो उससे हमें थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन ये सब हम अभी अब सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और जो फाइनल डायग्नोसिस उसको पेरेंट्स, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है और कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जल्दी से जल्दी, तो वो हम उसका जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं थोड़े दिनों के बाद जी। और फाइनल डायग्नोस जो है उसमें अगर आ जाए ये 21 ट्राइसोमी है तो वो बच्चा डाउन कहलाता है। मैम, आपने हमें रेड फ्लैग्स बताए, जब बच्चा पैदा होता है वो क्या लक्षण लेके पैदा होता है कि आप भी समझ सकती हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है। हाँ, हमें शक होता है आगे जाके उसके जो टेस्टिंग है वो कराते हैं और उससे कंफर्म होता है। तो मैम, जहाँ पे हम आज डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, बहुत सारे चैलेंजिंग है बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ। जी, हम अब बात करते हैं कि ये एक जेनेटिक डिजीज है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्यों डाउन सिंड्रोम को बच्चों को ढूंढना है और उनको पैदा होने से बचाना है। क्यों? क्योंकि एक सोशल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन है सोसाइटी पे, और बच्चे के लिए भी, खुद के लिए जो डाउन बच्चा है उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि बड़े सालों से एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो कहती है कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स तो करना चाहिए। इसलिए हम सबको, अपने सारे पेशेंट्स को बताते हैं कि ये टेस्ट अवेलेबल है जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड भी है, ब्लड टेस्ट भी है, जिससे, बट ये सारे क्या है, स्क्रीनिंग। मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि ये स्क्रीनिंग है, डायग्नोस्टिक नहीं है। अगर हम फर्स्ट 3 मंथ्स में अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको कि आमतौर पे सब आजकल लोगों को भी मालूम है, उसको बोलते हैं एंटी-एनवी स्कैन, और साथ में एक टेस्ट होता है ब्लड का, उसको बोलते हैं ड्यूअल टेस्ट। इन दोनों को मिला के एक कंबाइंड हम रिस्क स्कोरिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिस्क स्कोरिंग। ये स्क्रीनिंग है, मैं फिर से बोलूंगी। तो रिस्क स्कोरिंग करके हमें 85% में अगर वो पेशेंट हाई रिस्क में आता है, ये दोनों टेस्ट, जो ड्यूअल टेस्ट है, एंटी-एनवी स्कैन है, ये दोनों मिला के 85% पॉपुलेशन को स्क्रीन करके बता सकते हैं 85% में कि ये हाई रिस्क में है या लो रिस्क में। अगर वो पेशेंट हाई रिस्क में आ जाता है, जिसमें वो उसकी हाइट भी देखते हैं, उसकी एज भी देखते हैं, वेट देखते हैं, और ये जो एज है उसकी, मतलब प्रेगनेंसी की जेस्टेशनल एज है, नो मैटरनल एज भी, और उसकी प्रेगनेंसी की एज भी, सब मिला के वो स्कोरिंग निकालते हैं। अगर वो पेशेंट हाई रिस्क में आता है तो वो पेशेंट डायग्नोसिस के लिए जाता है। जी मैम, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट जागरूक है जी, जो पेशेंट आता है वो भी जागरूक, बिल्कुल जागरूक है। आप स्क्रीनिंग करवाती हैं, डायग्नोसिस करवाती हैं, लेकिन फिर भी 700 में से कहा जाता है एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम पैदा होता है। फिर भी होता है वो, उसका रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ये स्क्रीनिंग टेस्ट कितने को डिटेक्ट कर रहे हैं?
85 को। मैं आपको एक आम एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोरोना आया था तो उसमें हम क्या करते थे, ट्रायज करते थे ना कि इसको फीवर है, ये बाहर से आया है, इसका सीधा आरटीपीसीआर करो जी, और दूसरा जो है जनरल रैपिड टेस्ट करो। जी। इसी तरह जो हमने स्क्रीन किए पेशेंट जो हाई रिस्क में आए उनको हमने क्या करना है, डायग्नोसिस। अब कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हमने सीधा डायग्नोस्टिक टेस्ट करने हैं। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैडम स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में फर्क क्या है, तो हम सीधा डायग्नोसिस क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ये तो फिर भी 85% है कि पेशेंट हाई रिस्क में आया तो हमने डायग्नोस्टिक किया। द रीजन इज जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सिंपल टेस्ट है, जैसे ब्लड में हो गया, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो इन्वेजिव टेस्ट है। उसमें क्या किया जाता है, जैसे उसमें हमें प्लेसेंटा का टिश्यू लेना है जिसको बोलते हैं कोरियानिक विलस सैंपलिंग, या हमें बच्चे का फ्लूइड लेना है जिसको बोला जाता है एम्नियोसेंटेसिस, या हमें बच्चे का ब्लड लेना है। उससे थोड़ा अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं, उससे थोड़ा प्रीमेच्योरिटी के चांसेस रहते हैं। नाउ एक सेट ऑफ पेशेंट्स है जिसमें हमें सीधा डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है, जैसे एक कपल है और उसका पहला बच्चा डाउन है, उस कपल को हमने स्क्रीन नहीं करना है, उस कपल को हमने सीधा डायग्नोसिस क्योंकि आजकल एक थोड़ा सा और बेटर मेथड आया है जिसको हम बोलते हैं NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। वो भी कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स में रिकमेंडेड है, जैसे आफ्टर द एज ऑफ 35। जैसे हमने बोला ना जनरल पॉपुलेशन में डाउन इज 1 in 700, लेकिन अगर कोई महिला 40 साल में कंसीव करती है तो उसके चांसेस हैं 1 in 70। तो ये महिला जो 40 साल में कंसीव कर रही है उसको हम सीधा NIPT बोलते हैं। अब NIPT भी स्क्रीनिंग टेस्ट है, हालांकि इसकी सेंसिटिविटी 99.9% है, लेकिन अगर NIPT में भी वो हाई रिस्क में आता है पेशेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बच्चे को डाउन है। वो महिला फिर से डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाएगी। सो एक जो धारणा है आम लोगों में, जो एक्सपेक्टेशन है कि हमने ड्यूअल टेस्ट करा लिया, हमने NT-NB स्कैन करा लिया, हमने लेवल 2 करा लिया, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। क्यों? पहली बात तो ये है जो NT-NB हमने किया या जो हमने ये किया ड्यूअल टेस्ट, वो सिर्फ डाउन के लिए था। ठीक है, डाउन के लिए या एक और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, और वहाँ 1000 जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं। देन कुछ जो एब्नॉर्मलिटीज हैं वो डिटेक्ट होती हैं 5th मंथ पे, जिसको कि लेवल 2 कहा जाता है। कुछ एब्नॉर्मलिटीज हैं जो 7th मंथ में भी आ जाती हैं। अब किसी को लगता है पेशेंट को कि हमने लेवल 2 करा लिया, अब हमारे बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो कहना गलत है। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो 5th मंथ में भी पिकअप होती है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो पेशेंट ने NT-NB करा लिया, ड्यूअल टेस्ट भी करा लिया, वो लो रिस्क में आ गया, वो लो रिस्क में आ गया, फिर हमने लेवल 2 कराना होता है। लेवल 2 का मतलब है एक और स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासोनोग्राफिक एग्जामिनेशन, जिसमें कि बच्चे के डिजिट्स, बच्चे के किडनीज, बच्चे की इंटेस्टाइन, बच्चे के हार्ट, सब कुछ देखा जाता है। अगर उसमें भी कुछ चीजें आ जाती, वो भी हमें कुछ कहती हैं कि ये डाउन सिंड्रोम की तरफ जा सकता है बच्चा, हालांकि उसका पहला स्क्रीन नेगेटिव था। उसमें क्या होता है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या ब्रेन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या हार्ट में हो सकती है, या इंटेस्टाइन में हो सकती है, या फिंगर्स की हो सकती है, शॉर्ट फीमर हो सकता है, शॉर्ट आर्म हो सकता है। अगर वो आ जाए 5th मंथ में, तो भी हमें पेशेंट को ऑप्शन देना है कि या तो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि क्या है एम्नियोसेंटेसिस, क्रोमोसोमल स्टडी, या फिर आप NIPT। बट मैं फिर से रिपीट करूंगी, NIPT महंगा भी है और है स्क्रीनिंग। जी मैम, जो फैमिली वे में है वो लोग जागरूक भी हैं, आप भी जागरूक हैं, आप करवाती हैं, लोग करवा भी लेते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं जैसे कि हम देखते हैं कोई ना कोई बच्चा डाउन जो है वो पैदा हो रहा है। विडंबना रही, 150 साल पहले पता चल चुका था कि क्यों होता है, फिर भी ऐसा हो रहा है। फिर भी एक लोगों को जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें चेंज लाने की जरूरत होगी कि उससे स्वीकार कर लिया जाए, उसको स्वीकार कर लिया जाए। मैम अब बच्चे की अगर हम बात करते हैं
तो डाउन सिंड्रोम की जो फिजिकल जो लर्निंग होती है वो डिले हो रहती है, इस एज में जो है वो दिखना शुरू हो जाती है, और कितना इम्पोर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोज करवा के उसकी जो डेवलपमेंट के जो प्रयास हैं वो करने चाहिए। जैसा तो यह कि पहले तो कोशिश यही कहेगी कि स्क्रीन कर लो, अगर हाई रिस्क में आता तो डायग्नोसिस कर लो। और अभी हमारे कंट्री में अगर बच्चा डायग्नोज हो जाता है कि ये डाउन इन यूट्रो, तो अबॉर्शन की हमारे कंट्री में है। ओके, हमें इजाजत है जी। लेकिन आपको पता है जैसे अमेरिका जैसे कंट्री में आवाज उठना शुरू हो गई है कि सपोर्ट डाउन सिंड्रोम, क्योंकि वहां जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके उनको इतना काबिल बना दिया कि वो अपनी लाइवलीहुड भी अर्न कर रहे हैं। जैसे वहां पे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो सिर्फ डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे चलाते हैं, और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए स्पेशल कंपनीज वो ऑक्यूपेशनल वो रखे हैं उन्होंने उनके लिए रिजर्व, जैसे IBM लाइक कंपनीज हैं, रिसेप्शनिस्ट हो गया, टेलीफोन ऑपरेटर्स हो गए, वाटर बॉयज हो गए, ये प्रोफेशन जो है उनके लिए रखे गए हैं, हुनरमंद बना के अपनी वो जीवन को वो जो है। लेकिन देखो कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बेटर तो यही रहेगा जब तक हमारे कंट्री में अबॉर्शन अलाउड है तो हम कोशिश करें पिकअप करने की, लेकिन ये मान के चलना कि मेरा स्क्रीन नेगेटिव है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है। क्योंकि आप स्क्रीन कर रहे हो 85% को, तो 15% तो फिर भी, और ये स्क्रीन है, डायग्नोसिस नहीं है। मैम अब लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी, जिन कपल्स का एक बच्चा जो है वो डाउन है, तो सिबलिंग में होने का चांसेस? मैंने आपको पहले ही बताया, जिनका पहला बच्चा डाउन है उनके चांसेस हैं, और उनको स्क्रीन नहीं करना, सीधा डायग्नोसिस करना है, और वो हमने एमनियोसेंटेसिस से डायग्नोस करना है। अगर वो बच्चा सही होगा तो ही वो उसको कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी को, अदरवाइज उसको अबॉर्ट करना पड़ता है। अब एक और मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन, जैसे SMGS हॉस्पिटल में जेनेटिक क्लिनिक खुला है, क्या वहाँ पे ये टेस्ट अब हो रहा है? ऐसे रूटीन में तो नहीं हो रहा जी, रूटीन में तो नहीं हो रहा। हाँ, जिस कपल का कोई हाई रिस्क होगा, जैसे 35 इयर्स के अबाव की प्रेगनेंसी है, वो करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं। हाँ जी, वो तो करवा सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस होता है, वो करवा सकते हैं। मैं एक और चीज आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। अब जैसे किसी कपल के बच्चे 2-3 अफेक्ट हो गए हैं, डाउन से नहीं, किसी और प्रॉब्लम से, लेकिन जेनेटिकली डायग्नोस हो चुका है, उसमें क्या किया जाता है, जैसे IVF किया जाता है। आपको पता है IVF में जो एम्ब्रियो बाहर होते हैं, फिर उस एम्ब्रियो से एक सेल लिया जाता है, उस सेल का जेनेटिक डायग्नोसिस होता है। अगर वो जेनेटिकली ओके होगा तो ही वो इम्प्लांटेशन के लिए जाएगा, जा सकता, नहीं तो क्योंकि बार बार किसी के साथ एबनॉर्मल बच्चा होना, फिर अबॉर्शन होना, या जैसे आपने सुना होगा किसी का बच्चा पैदा होते होते उसकी डेथ हो, दैट इज नोन एज स्टिल बर्थ। अब स्टिल बर्थ वाले बच्चों का जब ऑटोप्सी किया गया तो उसमें 20 to 30% में तो कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी थी, तभी वो जी वो तभी पैदा के रास्ते में ही वो खत्म हो गया। मैं 21 मार्च को पूरी दुनिया भर में जहाँ डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है, तो सपोर्ट करनी होगी, जैसे आपने कहा कि समाज को भी सपोर्ट करनी होगी, फैमिली तो करती ही करती है, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि हाई रिस्क में जो है ये बीमारी बच्चों में ना जाए। जी मैम, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि तमाम कोशिशों के बाद भी अगर बच्चा डाउन पैदा होता है तो प्रयास करना चाहिए कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास होना चाहिए, ताकि वो एक हुनरमंद बन सके और अपना जीवन जी सके। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। टिल देन टेक केयर।